हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं जीरोथ लॉ और कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर की। ठीक है, आज हम समझेंगे टेम्परेचर क्या है और थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ क्या है। वैसे ये फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद में आया है। पहले फर्स्ट लॉ आया था, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में ये जीरोथ लॉ आया था। ठीक है, और उसके बाद थर्ड लॉ। तो हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट की। विदाउट टेम्परेचर हम इस पर भी नहीं जा सकते, और अगर हम टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो हम ये लॉ बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। क्योंकि जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था तो फर्स्ट लॉ पहले आया था, क्योंकि एनर्जी का कंजर्वेशन चल रहा था। इतने सारे लॉज थे, उनको कलेक्ट करके एक थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ दे दिया गया, जिसको आप बोलते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो ये जो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये ओनली टेम्परेचर से रिलेटेड है और एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन से रिलेटेड है। ठीक है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, वो टेम्परेचर उसका अगर सेम होगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, तो वो थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर कोई सिस्टम, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से थर्मली इक्विलिब्रियम में हो, तो इसका मतलब है कि उनका दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज होती है तब टेम्परेचर डिफर कर सकता है, बट वो दोनों सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में ही होंगे। ठीक है, तो देखते हैं टेम्परेचर क्या है। ठीक है, टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो टेम्परेचर इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अच्छा, बेसिक बता देता हूँ इसका कि कोई भी सोच सकता है कि टेम्परेचर क्या होगा, कैसे हम टेम्परेचर को फील कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, क्या कंडीशन होगी अगर हम फील ही नहीं कर पाए तो कैसे उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की, ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल, कोई भी मटेरियल या फिर सब्सटेंस होगा, उसकी क्या है, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, विच टेल्स, क्या बताता है हमें, विच टेल्स अबाउट दैट सिस्टम इज हॉट और कोल्ड, सिस्टम इज हॉट और कोल्ड। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अगर सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा, या फिर एक स्टेट है अपनी टेम्परेचर की, उस स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होगा, टेम्परेचर वो थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, और वी कैन से, या बोल देते हैं इन अदर वर्ड्स द टेम्परेचर इज ए फिजिकल property which tells about hotness और कोल्डनेस। ये क्या बताता है कि कोई पदार्थ कितना गर्म है या कितना ठंडा है। ठीक है, ये उसकी स्टेट को डिफाइन करता है, और ये भी कह सकते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका टेम्परेचर। अब हम चलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। अब इस लॉ पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इक्विलिब्रियम समझना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम क्या होता है। मान लो कोई सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T है, कोई सिस्टम है A, इसका टेम्परेचर एक टाइम पे T है, पर्टिकुलर टाइम पे। हम इसको कुछ टाइम बाद फिर से ऑब्जर्व करते हैं लेटर टाइम पे, तब भी इसका टेम्परेचर क्या होता है, T ही होता है। अब ये थर्मली इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन क्या होगी, अगर ये सिस्टम बाहर की दुनिया से या फिर सराउंडिंग से, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर सेम होगा, तो ये सेपरेटली ये सिस्टम क्या होगा, थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम हो जाता है कि
कोई भी क्वांटिटी या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, साम्यावस्था में होगी। और अगर ऐसे ही हम थर्मल इक्विलिब्रियम में जाते हैं, पहला हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर T है, ठीक है, किसी टाइम मान लो T इज इक्वल टू 0 पे T टेम्परेचर है, उसके बाद में हमने देखा कि मान लो इसका T1 टेम्परेचर था, अभी इसका T2 है, इसने कुछ इंटरेक्शंस की किसके साथ में, सराउंडिंग के साथ में। ये सिस्टम है, इस सिस्टम ने सराउंडिंग के साथ में कुछ इंटरेक्शन की, हीट दिया, हीट लिया या फिर कुछ भी किया, ठीक है, कुछ वर्क डन हुआ होगा या हीट का ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हुई होगी या हीट एमिट हुई होगी। तो उन इंटरेक्शंस के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ में क्या होगा, आपका थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब जो बाहर का टेम्परेचर T2 है, जो ये किसके टेम्परेचर के इक्वल होगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर के, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर और इस बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा, और यही क्या होगी, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ओके, दूसरा क्या होता है, दूसरा है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, मान लो इधर से लग रहा होगा, इधर से लग रहा होगा, या इधर से लग रहा होगा, किधर से भी लग रहा होगा, बट जो F रेट है, F नेट, टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू 0। अगर टोटल फोर्स इस पे 0 है तो ये क्या होगा, मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका, अच्छा यहाँ पे फोर्स अगर 0 होगा तो इसकी कुछ एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स होगा ये, तो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ U, और यहाँ पे U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये आपको सबको पता होगा, बेसिक सी बात है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका काम सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में ही होता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मान लो कोई सिस्टम है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स N1 है, टेम्परेचर इसका T1 बोल देता हूँ, वॉल्यूम इसका V1 है, ठीक है। अब ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ में या किसी दूसरे सिस्टम के साथ में अगर कोई इंटरेक्शन कर रहा है तो उस इंटरेक्शन में ये या तो हीट देगा या हीट लेगा, ठीक है, या तो टेम्परेचर का ट्रांसफर करेगा या फिर क्या कर लेगा, अगर ये पार्टिकल्स भी ट्रांसफर कर दे, नंबर ऑफ पार्टिकल ट्रांसफर अगर कर देता है तो हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे मान लो इसने कुछ पार्टिकल Dn पार्टिकल इसने ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, सराउंडिंग के साथ में। मान लो ओपन सिस्टम था, ठीक है, सिस्टम के भी कई टाइप होते हैं, इसको हमने ओपन सिस्टम ले लिया, तो ये ओपन सिस्टम है तो एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकता है और साथ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, हीट भी ट्रांसफर करेगा और मास एनर्जी भी ट्रांसफर करेगा। तो अगर ये Dn पार्टिकल कर देता तो यहाँ से N1 माइनस Dn यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे। बट ये एक टाइम ऐसा आएगा जिस पर ये क्या करेगा, सराउंडिंग के साथ में या किसी अदर सिस्टम के साथ में क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। उस टाइम पे इसके पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये था आपका इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर ये दो चीज़ें जब हमने समझी तो इन दो चीज़ों की के बाद आती है आपकी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सीख लिया तो ये भी आ गया, इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो ये सिस्टम, ये लॉ हमें क्या बताता है, पहली बात तो ये लॉ फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद में आया। जो थर्मोडायनेमिक्स से फर्स्ट और सेकंड लॉ है उनके बाद में ये, मतलब उसके बाद में लोगों ने सोचा कि ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये बताता है कि कोई बॉडी, मान लो बॉडी ए, ठीक है, ये कोई सिस्टम है ए और एक सिस्टम ले लिया मैंने बी। ये दोनों सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ में थर्मली इक्विलिब्रियम में है। कैसे हैं, थर्मली इक्विलिब्रियम में। मान लो इसका टेम्परेचर टी ए है और इसका टेम्परेचर टी बी है, ओके। इसका बोल दिया मैंने टेम्परेचर टी बी थाई और इसका टेम्परेचर टी सी। ये दोनों सिस्टम ए और बी सेपरेटली सी के साथ में थर्मली इक्विलिब्रियम में हैं, तो सिस्टम ए और बी भी क्या होंगे, ऑटोमेटिकली टी ए इज इक्वल टू टी सी, ठीक है, सॉरी टी सी नहीं टी बी। मतलब इस सिस्टम का टेम्परेचर इस सिस्टम के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, थर्मली इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है,
या फिर दो बंदों का दोस्त एक ही है सिंगल, एक बंदे के साथ में दो बंदों की दोस्ती होगी अलग अलग, वो एक दूसरे को नहीं जानते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्त का दोस्त दोस्त ही होता है। तो जो दोनों बंदे थे जिन्होंने अलग अलग उस बंदे से दोस्ती की थी, तो वो भी क्या हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। तो यही आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, यही आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। अभी आप, अच्छा इसको कैसे, एक ये आपकी बात होगी कौन सी, बुक की डेफिनेशन वाली। अगर मैं बोल दूं क्या एक सिस्टम ऐसा है और एक सिस्टम यहाँ है, दो सिस्टम मान लियो मैंने ले लिए ए और बी, क्या ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं? जबकि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं इन दोनों के बाहर एक इंसुलेटिंग वॉल डाल देता हूँ, ठीक है, इंसुलेटिंग वॉल, जिसका एक भारी भरकम सा नाम दे रखा है एडियाबेटिक वॉल। ओके, अगर ये वॉल इन दोनों सिस्टम के बीच में सेपरेटली कर देते हैं, तो सिस्टम ए और सिस्टम बी अनंत काल के लिए, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम के लिए टेम्परेचर ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए डज नॉट चेंज, एंड टेम्परेचर ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी और प्रेशर ऑफ बी, ये क्या होंगे, ये सारे के सारे जो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर हैं सिस्टम ए एंड सिस्टम बी के लिए, दोनों के लिए, ये दोनों के दोनों कभी चेंज नहीं होंगे अगर हमने इसको इंसुलेटिंग वॉल से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में तो डायरेक्ट लिख देते हैं वैसे कि जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट यही है, इफ टू सिस्टम्स A and B are in thermal equilibrium with the third system या with third system C, अगर दोनों के दोनों सेपरेटली क्या है, इनके साथ में थर्मली इक्विलिब्रियम में है, देन system A and B will be in thermal equilibrium, ओके। तो क्या होगा अगर ये दोनों सिस्टम सेपरेटली C के साथ में थर्मली इक्विलिब्रियम में है, विच मीन्स टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B एंड टेम्परेचर ऑफ B इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C, ठीक है, देन A एंड B विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। और मैंने क्वेश्चन पुट किया कि क्या ये दोनों सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल है, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अगर इसको देखते हो तो आप मतलब इन दी बॉक्स हो, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली चीज़ भी प्योरली ट्रू है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टू systems A and B can be in thermal equilibrium, even if they have different temperature, प्रोवाइडेड दैट, उनके बीच में क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है कि आपकी जो वॉल है वो नॉन कंडक्टिंग या एडियाबेटिक वॉल होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग या एडियाबेटिक वॉल होनी चाहिए, ठीक है। इवन इफ दे हैव डिफरेंट टेम्परेचर, प्रोवाइडेड दैट wall between them, the walls between them are non-conducting, ओके। ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं खास। हाँ, एक अगर स्टैटिस्टिकल पैरामीटर से देखना चाहो इसको कि स्टैटिस्टिकल में क्या अलग हो सकता है, तो वहाँ पे एक बीटा पैरामीटर डिफाइन करते हैं, ठीक है। बीटा क्या है, एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। बीटा की वैल्यू होती है 1/kBT, और बीटा की जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन क्या होती है इसकी, एनर्जी की डायमेंशन होती है,
ठीक है। डायमेंशन इसकी एनर्जी की होती है, आपने एक फॉर्मूला और देखा होगा, डेल अपॉन डेल्टा ई ओमेगा सॉरी एल एन ओमेगा ई, जहाँ पे ओमेगा ई क्या है, ओमेगा ई है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स corresponding to एनर्जी ई, ठीक है। सो ये था आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मुझे लगता है इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, इसमें यही कॉन्सेप्ट है।